हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा है द्रव्यकीय अवस्थाएं। लास्ट क्लास में हमने आपको एक बात बताई थी कि किसी आदर्श गैस के लिए क्या क्या अवधारणाएं हैं, किसी आदर्श गैस यदि किसी गैस को मानते हैं तो उसके लिए क्या क्या परिकल्पनाएं, क्या क्या अवधारणाएं, इस पर हमने चर्चा करी थी। जहां हमने आपको बताया था उसके अणु कैसे होने चाहिए, उनके आकार जो होना चाहिए बिल्कुल न्यूनतम होना चाहिए, बहुत मिनिमाइज होना चाहिए। सेकंड हमने कहा था उनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं लगना चाहिए। तो इस प्रकार की आपको काफी सारी हमने वहां पर पोस्टुलेट्स या परिकल्पनाएं बताई थी, विचारधाराएं बताई थी। आज वहीं से टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जानते हैं एक आदर्श गैस वह गैस है जो कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और साथ ही हम कहते हैं अवागाद्रो के नियम का पालन करती हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पिछले टॉपिक का बिल्कुल कंटिन्यूएशन में है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गतिज ऊर्जा तथा अणुगतिक, जिसे इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर मोशन कहते हैं। दो साइंटिस्ट थे, एक थे बोल्ट्जमैन और दूसरे थे मैक्सवेल। इन दोनों ने मिलकर के गैसों का अध्ययन करा काफी लंबे समय तक और उसके बाद निष्कर्ष निकाले। उनके निष्कर्ष के अनुसार किसी भी गैस के अणुओं की जो गति होती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि उस गैस का ताप क्या है। इसका अर्थ है कि अणुओं के गैस की गति हम कह सकते हैं उस गैस के ताप पर निर्भर करती है और साथ ही उस गैस के जो आणविक द्रव्यमान है, जो मॉलिक्यूलर मास है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी इस विचारधारा को सामने रखा, इस बात को समझते हैं। उनका मूल फोकस इस बात में था कि जब कोई गैस किसी एक बर्तन में या किसी एक स्थान पर, एक निकाय पर स्थित होती है तो उसके अणुओं के जो अणु जो होते हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं, इस बात को उन्होंने समझाने की कोशिश करी थी। तो कौन से दो साइंटिस्ट थे, पहले हम लिख लेते हैं। मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमैन के अनुसार गैसों के अणुओं की गति उसके ताप तथा आणविक द्रव्यमान, किसका आणविक द्रव्यमान, गैस का आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए, गैसों के अणुओं की गति किस किस पर निर्भर कर रही है, एक ताप पर और एक आणविक द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है। कौन नियम दे रहे हैं, ये दो साइंटिस्ट दे रहे हैं, मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमैन। अब इन्होंने क्या चीज बताई, यदि पहली हम बात को समझे कि उनके ताप पर कैसे निर्भर करती है तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां पर हमने कहा एक तरफ यदि मैं ले लूं, कोई हमारे पास गैस है और वो हम गैस के ले लेते हैं अणुओं की संख्या, गैस के अणुओं की संख्या, ये हमने ले ली y अक्ष पर और x अक्ष पर हम ले रहे हैं उनकी गति या आप कह सकते हो उनका वेग को ले रहे हैं x अक्ष पर। इधर की ओर जाएंगे तो वेग बढ़ेगा। इस बिंदु पर हम कहें, जिसे हम कहते हैं किसी ग्राफ का मूल बिंदु, इसका अर्थ यहां पर y अक्ष का मान भी 0 है, x अक्ष का मान भी 0 है। तो x अक्ष यानी कि अणुओं का वेग है वो 0 है और अणुओं की संख्या भी क्या है, 0। अब यदि कोई हम एक ताप ले ले, मान लेते हैं मैंने ताप लिया है T1 ताप पर किसी गैस के अणुओं का देखा जाए कि उसके कितने अणुओं की या अणुओं की गति को समझा जाए तो ध्यान रखिएगा किसी भी गैस के जो अणु होते हैं उन सब अणुओं की गति एक जैसी नहीं होती, एक समान नहीं होती। जैसे आप कहें कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब की लंबाइयां एक जैसी नहीं होंगी, कुछ छोटे होंगे, कुछ काफी लंबे होंगे, कुछ मध्यम आकार के होंगे। तो ठीक इसी प्रकार के किसी गैस के जो अणु गति करते हैं उन सबकी गतियां एक जैसी नहीं होती। तो गतियों का वितरण किस प्रकार से, जिन अणुओं की गतियां हम कह सकते हैं कम से ज्यादा की ओर बढ़ती है वो इस प्रकार से होती है। ये हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, इस प्रकार से हमने इसको बना दिया। इसका अर्थ है यहां पर गति आप देख रहे हैं 0 के समीप है, यानी कि यहां पर इस हिस्से में जो भी अणु आएंगे, ऊपर की जो अणुओं की संख्या है उनकी गतियां क्या होंगी, बहुत कम। और आप देख रहे हैं ये अणुओं की संख्या जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे अणुओं की संख्या
बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लें यहां पर 100 अणु है, किसी गैस में 100 अणु है, तो यदि यहां से यहां तक जाएं तो हम कहें टोटल अणुओं की संख्या यदि मान लेते हैं एक प्रकार से 100 है, तो उसमें से बहुत से कम अणु ऐसे होंगे जिनकी कह सकते हैं कि जो वेग होगा, जो मोशन होगा वो बहुत कम होगा, इतना होगा। बहुत से अणु ऐसे होंगे जिनका मोशन बहुत अधिक होगा, उनकी संख्या ये वाली होगी। और अधिकतर अणु ऐसे होंगे जिनका जो वेग होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि इस प्रकार से होगा। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? अणुओं की संख्या को। अणुओं की संख्या सबसे अधिक कहां है? इस जगह पर। और इस जगह पर हम वेग डालें, यहां से यदि एक नीचे की ओर लाइन ड्रॉ करें तो इस बिंदु पर अणुओं का जो वेग है वह उन अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है जिनका वेग ये है, इतना है। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है? वेग बहुत कम। जैसे जैसे आगे गए यहां पर वेग क्या है? बहुत ज्यादा। तो यहां पर वेग क्या होगा? बीच का। मैंने कहा गैस में 100 अणु हैं, तो अधिकतर अणुओं का जो वेग है वह इसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि ये अणुओं की संख्या हो गई और ये अणुओं का वेग हो गया। इस वाले वेग को नाम हम देते हैं जिसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि अधिसंख्यक अणुओं का वेग, मैक्सिमम अणुओं का वेग। किसी गैस में यदि 100 अणु हैं तो अधिकतर अणुओं का वेग इस वेग के बराबर होगा। तो इसे कहते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, यदि मैं कहूं v से प्रदर्शित कर रहा हूं तो इसे VMP से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि बहुसंख्यक अणुओं का वेग। मैं लिख भी लेता हूं, VMP क्या है? गैस के बहुसंख्यक अणुओं का वेग, अणुओं का वेग। ये कैसे है? जैसे मैं कहूं कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में मैं कह दूं कि भाई आपकी क्लास के जो मैक्सिमम बच्चों की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ है 150 सेंटीमीटर का अर्थ है कि यदि 50 में से कम 20, 25, 30 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जो लेंथ होगी, जिनकी जो लंबाई होगी वो 150 सेंटीमीटर के ही बराबर होगी, या उससे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम या 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा होगी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं सबसे अधिक बच्चों की जो लंबाई की संभावना है वो इतनी है। ठीक वही बात यहां पर हो रही है कि अणुओं की जो गति सबसे ज्यादा अणुओं की होगी वह ये वाली गति होगी जिसको हमने VMP से रिप्रेजेंट किया हुआ है। पहली बात, ये जो अणु हैं, यहां पर जो अणु हैं इनकी संख्या बहुत कम है। उनका यानी कि गैस में यदि 50 अणु हैं तो बहुत कम अणु ऐसे होंगे जिनका वेग बहुत कम होगा, और बहुत कम ऐसे अणु होंगे जिनका वेग बहुत अधिक होगा। इन अणुओं का वेग क्या है? बहुत अधिक। ऐसे अणुओं की संख्या भी बहुत कम है। बिल्कुल वही मैंने कहा, आपकी क्लास में बच्चे हैं 50, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी जो लंबाई है वो केवल कितनी हो? 120 सेंटीमीटर हो, 130 सेंटीमीटर हो। 120, 130 तो क्या हो जाएंगे? बहुत छोटे हो जाएंगे। तो ऐसे आपके क्लास में अगर होंगे भी तो 1 या 2 बच्चे होंगे, या होंगे ही नहीं। या मैं कहूं आपके क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी लंबाई सीधे 180 सेंटीमीटर हो, लगभग 6 फीट के बराबर हो, तो आप कहोगे सर ऐसे की संख्या भी क्या होंगी? 1 या 2 होंगी। तो बिल्कुल वही वितरण यहां पर है कि उन अणुओं की संख्या जिनका वेग बहुत कम है वो भी बहुत कम है संख्या, और उन अणुओं का वेग जिनका बहुत ज्यादा है उनकी भी संख्या क्या है? बहुत कम। लेकिन अधिकतर अणुओं का जो वेग है उस वेग को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? VMP से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो पहली बात आपको यह समझ में आ जानी चाहिए। अब दूसरी बात हमारे पास आती है, यहां पर हम कहें कि क्योंकि अभी हम यहां ताप की चर्चा कर रहे हैं कि ताप पर अणुओं की संख्या कैसे निर्भर करती है, तो मैंने ये लिया, ये जो ग्राफ लिया ये किस ताप पर है? यह हमारा ताप है T1 ताप। अब मैं एक दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, और वह जो मैं ताप ले रहा हूं वो इस प्रकार से ले रहा हूं, वो ताप है मान लेते हैं T2, और T2 का मान क्या है? T1 से बड़ा है। अब यदि मैं उसी गैस का ताप T1 से T2 कर दूं, बढ़ा दूं, और गैस के अणुओं की संख्या और उनके वेग के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करूं तो वो ग्राफ इस प्रकार से मिलता है। ये इस प्रकार से ग्राफ आता है। इस ग्राफ में आप ध्यान देंगे तो इस ग्राफ का जो ताप है वह है T2 ताप, और T1 का जो मान है वो T2 से कम है। इसका अर्थ है जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाएंगे इन ग्राफों का जो पीक है ये आपको डाउन 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 मिलता चले जाएगा, कम होता चले जाएगा। इनका जो शीर्ष है वो घटता चले जाएगा, पहली बात। लेकिन जो अणुओं की जो औसत गति है, ये वाला हिस्सा देखिए, पहले ये वाला हिस्सा किस बैंड में आ रहा था? इस बैंड में आ रहा था।
ये बैंड किसका था? वेग का बैंड था। अब की बार ये बैंड कहां पहुंच गया? ये यहां से यहां तक का पहुंच गया है, यानी कि अणुओं की, अधिकतर अणुओं का जो वेग है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ गया। इसके कहने का ये अर्थ है। तो ये मुझे को लगता है आपको ये बात समझ में आएगी होगी कि जैसे जैसे अणुओं का, किसी गैस के अणुओं का ताप बढ़ाया जाता है, उस अणुओं का जो हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल बहुसंख्यक, गैस के बहुसंख्यक अणुओं का जो वेग होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। इस वाले ग्राफ में यदि मैं VMP निकालूं तो वो इस प्रकार से होगा। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? VMP, मोस्ट प्रोबेबल वेग को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये बात मुझे लग रहा है समझ में आपको आ गई होगी। अब यहां पर हम दूसरी बात पे चर्चा करते हैं कि आणविक द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो आणविक द्रव्यमान हम दो गैसें यहां पर ले रहे हैं। एक, फिर से बना रहे हैं ग्राफ, हम यहां पर फिर से अणुओं की संख्या, और यहां पर हम ले रहे हैं उनके वेग में, यानी कि अणुओं की गति, इनके बीच में ग्राफ बना रहे हैं। फिर से यहां पर हम दो गैसें ले रहे हैं। ताप ध्यान रखिएगा, दोनों गैसों का ताप क्या है? T ताप पर है। दो गैसें ले रहे हैं, उनका ताप क्या है? समान है। पहली गैस हम ले रहे हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का T ताप पर यदि अणुओं की संख्या और वेग के बीच में एक ग्राफ खींचा जाए तो हमें ग्राफ इस प्रकार से मिलता है, ऐसे मिलता है। ये किसका है? ये क्लोरीन का है, Cl2 का है, क्लोरीन गैस का है। अब यदि दूसरी बार हम एक दूसरी गैस ले लें, मान लेते हैं नाइट्रोजन ले लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में जो चीज दे रखी है, नाइट्रोजन लें, उसका ग्राफ बनाए तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। तो यहां पर हमें क्या बात पता चली? यहां हमें एक बात पता चलती है कि ये हमारा किसका है? हमने कहा ये N2 का, नाइट्रोजन गैस का है। अब दूसरी बात हमने क्या कहा था कि अणुओं की गति आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आणविक द्रव्यमान किसका होगा? क्लोरीन का अणु ज्यादा भारी होगा, किसकी तुलना में? नाइट्रोजन के अणु की तुलना में। तो जिस अणु का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसके अणुओं की हम कह सकते हैं वेग उतना कम होगा। अब आप कह रहे होंगे सर ये ऊंचा दिख रहा है तो कम कहां से हो गया? पर ध्यान रखिए ये ऊंचा अणुओं की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। वेग की डायरेक्शन एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर ग्राफ का पीक जितना आगे जाएगा अणुओं का वेग उतना ही अधिक होगा। तो N2 का जो पीक है वह क्लोरीन की तुलना में आगे खिसका हुआ है। इसका अर्थ है N2 के अणुओं का जो वेग है वह क्या है? ज्यादा, अपेक्षाकृत किसके? क्लोरीन के अणुओं के वेग के। जबकि इस समय दोनों का जो ताप है, इन दोनों गैसों का जो ताप है वो T समान है, किसी का ज्यादा और कम नहीं है। तो अंतर किस बात में आया? अंतर केवल एक बात पे है, वह यह कि क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान ज्यादा होता है नाइट्रोजन की तुलना में, नाइट्रोजन गैस के अणु की तुलना में। क्योंकि वो भारी होता है इसलिए हम कह सकते हैं उसके अणु ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ते हैं, जबकि नाइट्रोजन के अणु हल्के होने के कारण उसी ताप पर ज्यादा तेजी से आगे दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से बोल्ट्जमैन तथा मैक्सवेल ने दो प्रकार से अणुओं की गति की चर्चा करी। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक बात और आती है, हमने अभी आपसे बात करी कि ये VMP गैस के बहुसंख्यक अणुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, अणुओं को वेग को प्रदर्शित कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बात करी जाए तो VMP को UMP से रिप्रेजेंट करा हुआ है। आप चाहें तो इसे VMP लिख लीजिए या आप UMP लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्ट फॉलो करना चाहो एनसीईआरटी को तो आप यहां पर क्या ले लेंगे? UMP ले लीजिए, UMP ले लीजिए, कोई फर्क नहीं है। यहां पर भी हमने क्या ले लिया? UMP ले लिया, ये इस तरीके से। अब यहां पर इस टॉपिक में तीन प्रकार के वेगों की चर्चा की गई है। कौन कौन से वेग हैं? पहला वेग तो हमने क्या दिया? UMP गैस के बहुसंख्यक अणुओं का वेग। अब दूसरा वेग जो हम कहते हैं उसे कहते हैं औसत वेग। समझिए, औसत वेग। हमने अभी जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं एक अणु का वेग तो हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, UMP से एक अणु का वेग। यदि बहुत सारे अणु हो, क्योंकि गैस में तो एक अणु तो होंगे नहीं, मान लेते हैं अणुओं की संख्या कैपिटल N है, तो अणुओं का औसत क्या होगा? हम कहेंगे गैस के N अणुओं का औसत वेग, औसत वेग। इसे UAV से रिप्रेजेंट करेंगे और यह बराबर क्या होगा? हमारा पहले अणु का वेग यानी कि U1, दूसरे अणु का वेग U2, तीसरे का U3, डॉट 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 कहां तक? UN तक।
और डिवाइडेड बाय अणुओं की संख्या कितनी है n, तो औसत वेग इसके बराबर आ जाएगा। तो दूसरा हो गया हमारा गैस के अणुओं का औसत वेग। तीसरी चीज यहां पर एक और शब्द आता है जिसे हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। तीसरा हमने कहा कौन सा वेग है, वर्ग माध्य मूल वेग। अब देखिए इसमें शब्दों को समझिए, अगर आप शब्दों को फॉलो करते हुए चलेंगे तो ये आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसे रिप्रेजेंट सामान्यतः करते हैं VRMS या URMS से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। URMS से रिप्रेजेंट करना है। इसे इंग्लिश में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, किसकी, गैस के अणुओं की। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले है वर्ग माध्य मूल वेग। तो गैस के अणुओं का वर्ग क्या होगा, उनके वेगों का वर्ग। तो पहले अणु के वेग का वर्ग क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर, दूसरे अणु का क्या हो जाएगा u2 स्क्वायर, तीसरे अणु का क्या हो जाएगा u3 स्क्वायर, और ऐसे क्या हो जाएगा अन्य अणुओं का हो जाएगा। अब इनका माध्य निकालना है, कितने अणु हैं, मान लेते हैं n अणु है तो un स्क्वायर ऐसे ले लिया। तो सबसे पहले है वर्ग, सब अणुओं के वेगों का वर्ग कर दिया। पहले अणु के वेग का वर्ग, पहले अणु का वेग था u1, उसका वर्ग क्या हो गया u1 स्क्वायर। दूसरे अणु का वेग क्या था u2, उसका स्क्वायर हो गया u2 स्क्वायर, ऐसे u3 स्क्वायर। तो वर्ग तो मैंने कर दिया, अब माध्य निकालना है इनका, तो इन सबको क्या कर दीजिए आपस में जोड़ दीजिए। और माध्य निकालना है तो डिवाइडेड बाय अणुओं की संख्या कितनी है n है, n से आपने भाग दे दिया। तो ये जो निकल के आता है उसे हम कहते हैं URMS, और इसका क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। और यदि अंडर के रूप में आप कहें इसको तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा पद अंडर के रूप में आ जाएगा। यदि आप क्या निकालेंगे URMS बराबर हो जाएगा अंडर u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस un स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इस पूरे को यदि भाग देंगे, किससे भाग देंगे आप समझ रहे होंगे, यह हमारा भाग किससे जाएगा, n से जाएगा। तो नीचे पता नहीं आपका आएगा नहीं आएगा, तो मैं इसको यहीं पर भाग दे देता हूं, डिवाइडेड बाय n, ब्रैकेट में रख करके इसको मैंने n से भाग दे दिया। या आप ये भी कह सकते हैं जो URMS होगा, URMS वह बराबर होगा, इसको स्क्वायर का हटा देते हैं, ये इनका औसत आ गया एक प्रकार से, तो क्या आ जाएगा UAV स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमारा क्या आ जाएगा, इसका अंडर निकल रख देंगे इस प्रकार से। तो ये क्या है, अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। कैसे, क्रम से देखिए। सबसे पहले अणुओं का वेग क्या था, u1 u2 u3 था, तो वर्ग मतलब इनका वर्ग कर दिया। फिर माध्य निकालने के लिए u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर से un स्क्वायर को जोड़ा और कुल अणुओं की संख्या n से भाग दे दिया, ये हमारा निकल गया माध्य। अब इसका भी हमें क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो ये किसकी होगी, या तो इसको जोड़ करके अंडर रूट में निकाल लीजिए डिवाइडेड बाय n, या इसी वाले फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं URMS बराबर अंडर रूट UAV स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो तीन प्रकार के यहां वेग आ गए। पहला हमें जिसे कहते हैं बहुसंख्यक अणुओं का वेग, यह इसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा जाता है, बहुसंख्यक अणुओं का वेग कहा जाता है। पहला तो ये आ गया। दूसरा वेग क्या है UAV, और तीसरा क्या है URMS। अब इन तीनों की यदि मैं तुलना करूं तो ध्यान रखिएगा URMS का मान बड़ा होता है UAV से, और UAV का मान बड़ा होता है UMP मोस्ट प्रोबेबल वेग से। ये इनका क्या होता है, क्रम होता है। तो सबसे ज्यादा मान इसका, दूसरे नंबर पे इसका, तीसरे नंबर पे इसका। अब यदि मैं इनकी एक प्रकार से कहूं तुलना करूं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के एक रेशियो के रूप में निकालूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए इस वेग को मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं, ये क्या है वेग, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं UMP अनुपात UAV अनुपात, तीसरा URMS, इन तीनों का अनुपात क्या होगा, 1 अनुपात 1.128 अनुपात 1.224 के बराबर होगा। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, एक इस बात को कि किसी भी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग का जो मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है किस किस की तुलना में, औसत वेग की तुलना में अणुओं के, और या उनके बहुसंख्यक अणुओं के वेग की तुलना में।
ये क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा URMS का मान, वर्ग माध्य मूल्य वेग का मान अणुओं का, दूसरे नंबर पे औसत वेग का मान, और तीसरे नंबर पे बहुसंख्यक अणुओं के वेग का मान। ये इस क्रम में रहते हैं। इनका जो रेशियो होता है वो इस प्रकार से होता है। ये भी आपने ध्यान रखना, ये काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 1 नंबर के प्रश्न में काफी बार ये डाटा आपसे पूछ लिया जाता है। अब यदि इसे मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो कैसे करूंगा? देखिए UMP तो यहां पर है, तो अगला UMP से बड़ा क्या है, UAV। तो UAV क्या आएगा, इसको मैं यहां बना लेता हूं। ये UAV ये किसको प्रदर्शित करेगा, UAV को प्रदर्शित कर रहा है। U अच्छे से बना लें आप लोग, CL ना समझ लें इसको, UAV। और तीसरा यदि मैं कहूं URMS क्या होगा, वो और ज्यादा होगा इसका मान। इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, URMS को प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि ये UMP का मान, क्योंकि ग्राफ में इधर की तरफ है, इसलिए इस वेग का मान सबसे कम, इस वेग का मान इस वाले का मान इस वाले से ज्यादा है इसका मान, और सॉरी इसका मान सबसे कम, ये हमारा UMP है, इसका मान उससे ज्यादा UAV का मान, और सबसे ज्यादा मान URMS का मान होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। 2 ग्राफों में हमने आपको ये चीजें डिटेल में बताई है। कौन कौन सी बातें? पहला तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जो निष्कर्ष निकाला था कि गैस के अणुओं की जो गति होती है वो उसके ताप के तथा गैस के आणविक द्रव्यमान के, कह सकते हैं, उस पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो ताप बढ़ाएंगे तो गैस के अणुओं की जो गति होगी, उनका वेग होगा, वो बढ़ जाएगा। पहला हमारे पास रिजल्ट ये आया। सेकंड, यदि गैस के अणुओं का आणविक जो भार होगा, आणविक द्रव्य मॉलिक्यूलर मास यदि ज्यादा होगा तो उन अणुओं का वेग क्या होगा, कम, और जैसे जैसे अणु हल्के होते जाएंगे वैसे वैसे उनका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। वो इस ग्राफ के द्वारा हमें पता चलता है। तीसरी हमने चीज आपको बताई कि 3 प्रकार के यहां गैस, हम कह सकते हैं, अणुओं के वेग पर चर्चा हुई है। पहला वेग जिसे हम कहते हैं गैस के अणुओं का बहुसंख्यक वेग, मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी होगी उनकी, अधिकतर अणुओं की जो अधिक वेग होगा उसका मान हम क्या करें, UMP से प्रदर्शित करेंगे। MP मतलब इंग्लिश में मोस्ट प्रोबेबिलिटी, बहुसंख्यक संभावना जो अणुओं के वेग की होगी वो ये होगी। दूसरा वेग जो अणुओं का औसत वेग, जिसे हम UAV से प्रदर्शित कर रहे हैं। और तीसरा जिसको हमने कहा URMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे हिंदी में हम वर्ग माध्य मूल वेग कह रहे हैं अणुओं का। इन तीनों में हमने देखा कि URMS का मान यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग का जो मान है वो सबसे ज्यादा होता है, औसत का मान उससे कम, और सबसे कम मान होता है अणुओं के वेग का जो बहुसंख्यक वेग होता है, उसका मान सबसे कम होता है। रेशियो में देखा जाए तो इनका अनुपात 1 अनुपात 1.128 अनुपात 1.224 के बराबर होता है। तो ये फैक्टर आपको पता होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहां पर तो अभी हमने केवल एक पोर्शन की चर्चा करी जिसे हम कहते हैं अणुगतिक, किसी गैस के अणुओं की गति के बारे में चर्चा करी। अब हमें चर्चा करनी है अणुओं की गतिज ऊर्जा के बारे में, और गतिज ऊर्जा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको कि अब हम आगे करने वाले हैं। तो आप इसे एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने जो अणुओं की गति के संदर्भ में नियम दिए थे उसमें यह बताया था कि किस प्रकार ताप बढ़ाने पर अणुओं का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है, और किस प्रकार जो आणविक द्रव्यमान होता है उसके वह भी क्या करता है, अणुओं के वेग पर प्रभाव डालता है। यदि गैस का मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान ज्यादा है तो उस गैस के अणुओं का जो वेग होगा वो कम होगा, और यदि कोई गैस ऐसी है जिसका आणविक द्रव्यमान कम है तो उसके अणुओं का जो वेग होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात हमने कर ली थी। अब एनसीईआरटी में जो हम कह सकते हैं आदर्श गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा के लिए एक डेरिवेशन होता है, व्यंजक होता है, वो वहां पर नहीं दिया गया है। और हमारे हिसाब से वो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, और सेकंड बात वो आया कहां से। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का वो होता है K काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 P × V, और ये आगे चल करके आप देखेंगे ये 3/2 RT के बराबर आता है, और इसी को हम 3/2 KT लिखते हैं, जहां K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आदर्श गैस के अणुओं की जो गति होती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गति बढ़ती है, इसलिए ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी वैसे ही बढ़ेगी जैसे गति बढ़ती है।
बस इतना आपने ध्यान जरूर देना है। अब हम सीधे इन वाले फार्मूलों को कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, इस बात को समझते हैं। ये क्लास 11th फिजिक्स में भी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला चैप्टर है उसमें हमने इसको प्रूफ करवाया हुआ है। यदि यहां पर कहीं आपको कोई कह सकते हैं कुछ इसमें कोई संदेह लगे तो आप वहां पर भी जाकर के उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो हम कहते हैं सबसे पहले हमने क्या करा, एक बर्तन ले लिया। और बर्तन किस प्रकार से लिया, हम कह रहे हैं एक घन ले लिया हमने, ये इस प्रकार का एक घन लिया है, यहां पर एक घन ले लिया और घन की हमने साइडों के नाम दे दिए। मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये वाला एफ और ये वाला जी है। और इस पॉइंट को, इसको हम नाम दे रहे हैं ओ। ये जो हमारा ओ पॉइंट है, यह हम कह सकते हैं कि यहां से इस दिशा में ओसी की तरफ जो अक्ष जा रही है, इस अक्ष को नाम हमने दे दिया एक्स अक्ष। ये वाली अक्ष क्या है, एक्स अक्ष। ऊपर की ओर जो अक्ष जा रही है, इस वाली अक्ष को हमने नाम दे दिया वाई अक्ष। और इस दिशा में जो अक्ष जा रही है, इस अक्ष को नाम दे दिया मैंने जेड अक्ष। मान लेते हैं इसके अंदर हमने एक आदर्श गैस भरी हुई है, एक घन है जिसके भीतर एक आदर्श गैस हमने भरी हुई है। तो आदर्श गैस के अणु अनियमित गति करेंगे, ब्राउनी गति करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे सभी दिशाओं में। तो हम कोई एक अणु ले रहे हैं उसका, और उस अणु का हमने कहा यह एक अणु है और यह अणु गति कर रहा था। जब यह अणु गति कर रहा था तो हम इसके गति के जो कह सकते हैं इसके वेग है उसको 3 घटकों में प्रदर्शित कर रहे हैं। एक एक्स अक्ष पर वेग का घटक, एक वाई अक्ष पर वेग का घटक और एक जेड अक्ष पर वेग का घटक। तो मान लेते हैं अणु का जो वेग था यू है, तो लिखते हैं माना घन के भीतर एक आदर्श गैस भरी है जिसके अणु अनियमित गति कर रहे हैं। माना किसी एक अणु का वेग u है तथा उसके x, y तथा z दिशा में घटक या अक्ष में घटक हमने कहा ux, uy तथा uz है। क्योंकि वेग क्या राशि है, एक सदिश राशि है, तो उसके हम घटक कर सकते हैं। यदि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो x अक्ष पर ux घटक, y अक्ष पर uy घटक और z अक्ष पर uz घटक हमारा होगा। अब हम कहें कि इसको यहां पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो मैंने कहा ये इस दिशा में हमने जो घटक लिया ये है ux घटक, इस दिशा में जो घटक लिया ऐसी दिशा में ये uy घटक, और इस दिशा में जो घटक ले रहे हैं ये कौन सा घटक है, uz घटक। तो ये चीज मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही होगी। अब हमने केवल एक घटक पे चर्चा करेंगे, उसी से हम क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, अपने फाइनल रिजल्ट। तो सबसे पहले ux घटक को देखिए। जो ux घटक है उस कण का, वह कण यदि हम बाकी घटकों को कुछ देर के लिए इग्नोर कर दें, उनको छोड़ दें अच्छे तरीके से समझने के लिए, तो हम कह रहे हैं कि जो एक अणु है वो इस दिशा में चल रहा है, केवल x अक्ष की दिशा में चल रहा है। तो जब वो चलेगा तो कहां टकराएगा, वह या तो और अणुओं के साथ टकराएगा, और यदि और अणुओं के साथ वो टक्कर न लगाए, ऐसी संभावना माने, तो हम कह सकते हैं कि वह किस पर टकराएगा, इस वाले पृष्ठ पर टकराएगा। कौन सा वाला पृष्ठ, ए बी सी डी। तो लिखते हैं हम लिखते हैं माना अणु ux वेग से पृष्ठ किस पर, ए बी सी डी से टकराता है। तो यदि एबीसीडी से टकराएगा तो हमने कहा था यह क्या है, एक आदर्श गैस ली है मैंने, यहां ध्यान रखिए आदर्श गैस। तो आदर्श गैस की खास बात क्या होती है कि उसकी जो टक्कर होती है वो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है, और पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर का अर्थ होता है कि टक्कर से पहले कणों की ऊर्जा तथा टक्कर के बाद कणों की ऊर्जा एक दूसरे के बराबर होगी, और हम कहेंगे उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। तो टक्कर जिस वेग से टकराएगा इस दीवार से,
टक्कर से पहले उसका वेग और टक्कर के बाद उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल क्या होगा परिवर्तन, उसका संवेग परिवर्तित हो जाएगा। तो क्यों संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। पहले वो क्या जा रहा था, यहां से इस दीवार की तरफ जा रहा था। जब ये दीवार से टक्कर लगाएगा तो टक्कर लगाने के बाद मैं यहां पर एक दीवार बना लेता हूं, मान लेते हैं ये यहां से गया, पहले इस दिशा में चला तो उसका वेग का घटक क्या होगा ux, वो इस दिशा में है। जब ये यहां से टक्कर लगा के इस दिशा में वापस आएगा तो अब वेग का परिमाण तो ux ही रहेगा, लेकिन वो विपरीत दिशा होगी तो घटक क्या हो जाएगा, -ux हो जाएगा। तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन संवेग की बात करें तो संवेग की दिशा बदल रही है, संवेग का परिमाण नहीं बदल रहा है। तो हम कहें कि इस अणु के संवेग में कितना परिवर्तन आया, तो लिखते हैं से टकराता है, अतः अणु का संवेग कैसे, टक्कर से पहले क्या होगा, P1 बराबर, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। मान लेते हैं उस अणु का द्रव्यमान है m और वेग कितना आ गया उसका, हमने कहा ux, ये आ गया। तो टक्कर के बाद वेग, अब लिखते हैं टक्कर के बाद संवेग किससे प्रदर्शित करेंगे, P2 से, और ये बराबर क्या होगा, m और ux होगा, लेकिन दिशा बदल गई, विपरीत होगी तो साथ में माइनस का निशान आ जाएगा। तो अब हम कहेंगे संवेग परिवर्तन कितना हुआ भाई, संवेग परिवर्तन बताइए, तो हम कहेंगे संवेग परिवर्तन जिसे हम डेल्टा P से निरूपित करेंगे, यह बराबर हम आ जाएगा P2 माइनस P1, यानी कि -mux। तो क्या आ गया, डेल्टा P बराबर, दोनों माइनस में है, दोनों सेम है, तो -2mPx के बराबर होगा, सॉरी ux के बराबर होगा। और ये जो हम संवेग निकाल रहे हैं ये किस दिशा में, x दिशा में है इसका, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये x वाला है, x वाला घटक है, तो 2mux के बराबर होगा। अब यदि इसका केवल परिमाण लूं, क्योंकि संवेग सदिश राशि है, मैं केवल परिमाण ले रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ डेल्टा Px बराबर क्या होगा, ये -2mx से माइनस हट जाएगा, 2mux के बराबर होगा। तो कण के संवेग में या अणु के संवेग में जो परिवर्तन हुआ है वो 2mux के बराबर होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं क्योंकि ये इसी चीज को बताया गया है केवल यहां दिशा बताने के लिए, तो इसको हम हटा रहे हैं। अब हम इस आगे समझते हैं इसको। तो हमने क्या निकाल दिया यहां पर, हमने यह तो निकाल दिया कि उसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो संवेग में यदि परिवर्तन हुआ है तो निश्चित रूप से उसने दीवार पर क्या लगाया होगा, बल लगाया होगा। तो उस बल को कैलकुलेट करते हैं, तो हम कहते हैं चूंकि दीवार पर लगाया गया बल, यह दीवार द्वारा उस पर लगाया गया बल, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो क्या जगह लगाया गया बल बराबर क्या हो जाएगा, F, क्योंकि x दिशा वाले ही घटक को हम ले रहे हैं तो Fx ले लेंगे। तो बल बराबर क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर, तो वो होता है डेल्टा P x अक्ष बटे डेल्टा T समय अंतराल। तो डेल्टा Px का मान तो हमने यहां निकाल दिया है। अब हमें क्या निकालना है, और हमें डेल्टा T का मान निकालना है, समय अंतराल। तो उसके संवेग परिवर्तन में कितना हम कह सकते हैं समय लगा, उसको निकाल रहे हैं। तो इसके लिए फिर से हम दोबारा से एक डायग्राम समझते हैं। हमने कहा अब की बार जो अणु था ये हम वॉल बना रहे हैं, फिर से ये वॉल बना रहे हैं, और दूसरी वॉल कहां थी, यहां पर थी, ये दूसरी दीवार यहां थी। मान लेते हैं स्टार्टिंग में कण यहां था, यहां से इधर की ओर चला, दीवार से टकराया, टकराने के बाद इधर की ओर वापस आ गया, पहले इधर गया फिर इधर गया। ये वाला पृष्ठ कौन सा है, ये वाला ये EFGO, ये है EFG, और ये वाला हम मान लेते O है। और ये वाला कौन सा पृष्ठ है, ये है ABCD। हम कह रहे हैं ये हमने क्या लिया था, घन लिया था, और मान लेते हैं इस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई है कैपिटल L। तो ये वाली भुजा भी हमने कहा L है, ये वाली भुजा भी क्या है L, और ये ऐसी वाली भुजा जो होगी वह भी क्या होगी, L होगी, प्रत्येक भुजा L होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी L, और यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी L। तो
उस अणु ने जो यहां से चला था, L दूरी चला, टक्कर लगा के फिर यहां पर आया, तो हमने कहा इसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो संवेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। मान लेते हैं इतने समय में जो समय लगा उसको डेल्टा टी जगह, इस बिंदु से इधर जाने में, टक्कर खा के वापस उसी जगह तक पहुंचने में उसे डेल्टा टी का समय लगा। तो चली गई दूरी क्या है, 2L। तो हम कहेंगे अतः हम कह दिए कि हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी बराबर, अब यहां पर सूत्र लगता है चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें निकालना है समय। हम लिखते हैं चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहां से निकाल देंगे समय बराबर, समय इधर आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हुई, L और L 2L, और चाल कितनी मान ली, अणु की जो चाल थी, क्योंकि वो x अक्ष पर चल रहा था, उसको मैंने ux से रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। यह मान इस समीकरण में रख देते हैं, तो यह मान लेते हैं समीकरण है 1। तो लिखते हैं समीकरण 1 में डेल्टा टी का मान रखने पर, तो रख देते हैं, क्या आ जाएगा, Fx बराबर, लगाया गया बल बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा पी एक्स बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा पी एक्स का मान क्या है, 2mux, यह आ जाएगा 2mux। कहां से आया, इस वाली समीकरण से। देखिए डेल्टा पी एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ डेल्टा पी एक्स बराबर 2mux के बराबर आया, तो 2mux बटे, नीचे क्या आ गया, नीचे क्या है डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मान है 2L बटे ux, 2L बटे क्या आ गया ux, इसके बराबर। तो देखिए क्या क्या हो रहा है यहां पर, 2 से 2 कट गया, और ux से क्या हो जाएगा, ux कट गया। तो क्या निकल गया हमारा, fx बराबर हमारा आ गया, नहीं सॉरी, ये देखिए 2L बटे ux था, थोड़ा हमने गलती कर दी यहां पर, ये था 2mux और नीचे था 2L बटे ux, 2L बटे ux। तो 2 से 2 कटेगा, ये ux ऊपर जाएगा, तो fx बराबर हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया m इंटू ux स्क्वायर बटे L के बराबर आ गया। तो इस दीवार पर जो अणु चल रहा था x दिशा में, उसके द्वारा लगाया गया बल का मान इसके बराबर आ गया। तो अब हम कहेंगे तो दाब कितना लगेगा, तो हम कहते हैं अतः दीवार पर लगाया गया दाब, तो लिखते हैं अतः ABCD पृष्ठ पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब। तो आप जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, इसके बराबर होता है। अभी हम केवल x दिशा की बात कर रहे हैं, तो लगाया गया दाब भी क्या होगा px, बल भी क्या होगा fx, और क्षेत्रफल क्या लेंगे, यही वाला लेंगे ABCD। तो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, एक घन है, तो घन का क्षेत्रफल L स्क्वायर के बराबर होगा यदि भुजा क्या है L। तो मान रखेंगे fx का मान कितना आ गया, mux स्क्वायर बटे L। तो पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं fx बटे L स्क्वायर। अब fx का मान रखें mux स्क्वायर बटे L, mux स्क्वायर बटे L, और मल्टीप्लाई नीचे क्या आ गया L स्क्वायर। तो ये क्या किसके बराबर आ गया, ये हमारा आ गया mux स्क्वायर बटे L की L में गुणा होगी तो क्या आएगा L क्यूब, इसके बराबर आ गया। तो इसको लिख सकते हैं px बराबर, ये आ गया mux स्क्वायर और L क्यूब, यानी कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, घन की तीनों भुजाओं का गुणनफल घन का आयतन के बराबर होगा, जिसे हम वॉल्यूम v से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसके बराबर आ गया। तो ये तो हमने दाब जो लग रहा है एक अणु द्वारा, उसके केवल x घटक पर चर्चा करी, उसका केवल x दिशा में घटक निकाला दाब का। तो हम कहेंगे इसी प्रकार y दिशा में क्या होगा, z दिशा में क्या होगा, तो लिखेंगे अतः इसी प्रकार y तथा z दिशा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा py बराबर mux स्क्वायर बटे v, सॉरी यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा y, और इसी प्रकार pz बराबर muz स्क्वायर बटे v के बराबर होगा। तो अब कुल दाब, तो लिखेंगे अतः औसत दाब। तो हमने कहा तीनों घटक तो हमें पता चल गए, x दिशा पे क्या दाब होगा, y पे क्या होगा, z पे क्या होगा, तो उनका औसत दाब क्या होगा। ध्यान रखिए यहां पर हम, क्योंकि दाब एक अदिश राशि है, हम जानते हैं
बल बटे क्या होता है क्षेत्रफल, दोनों के दोनों कैसी राशि होती है, बल और क्षेत्रफल दोनों सदिश राशि है, लेकिन दाब अदिश राशि है, इसलिए इसको घटक के रूप में प्रदर्शित नहीं करेंगे। इसका क्या निकालेंगे, औसत दाब निकालेंगे। तो औसत दाब P इजिकल टू क्या आ जाएगा, x दिशा में दाब, y दिशा में दाब और z दिशा में दाब बटे क्या आ जाएगा 3। तो अब वैल्यूज रख लेते हैं। P इजिकल टू 1/3 तो अलग आ गया, px का मान कितना है, यह आ गया m ux स्क्वायर बटे v प्लस क्या आएगा m uy स्क्वायर बटे v, तीसरा आ जाएगा m uz स्क्वायर बटे v, यानी कि टोटल कितना आ गया, यदि हम देखें तो यह आ जाएगा, यहां नीचे करते हैं तो P इजिकल टू आ जाएगा 1/3, v भी नीचे आ गया, ऊपर m भी आ गया और साथ में क्या आ जाएगा यहां ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर के बराबर होगा। तो किसी एक अणु के द्वारा जो लगाया गया बल है वह दाब जो है उसका मान इसके बराबर होगा। ये एक अणु के द्वारा है प्यारे बच्चों। अब आप ये सोचिए कि यह जो है ux uy uz, यह हमने क्या कहा था कि वेग u के ही घटक हैं। हमने यहां पर लिखा था कि एक अणु का वेग u है तथा उसके x अक्ष y अक्ष तथा z दिशा में घटक ux uy uz हैं। तो आप जानते हैं, चूंकि यदि मैं वेग को लिखते हैं, यदि हम जानते हैं u बराबर होता है uxi प्लस uyj प्लस uzk, किसी वेग को सदिश रूप में ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है। वेग u को आपने क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, सदिश वाले चैप्टर में, कि कोई सदिश मेरे पास u है, वेग एक सदिश है, तो उसको लिख सकते हैं u uxi प्लस uyj प्लस uz k के बराबर। तो हम कहें इसका परिमाण कितना होगा, क्योंकि सदिश में दो बातें होती है, एक परिमाण और एक दिशा। तो दिशा तो जो हो वो तो ठीक है, लेकिन इसका परिमाण कितना होगा, तो परिमाण को लिखते हैं हम u बराबर होता है अंडररूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर के बराबर होता है। तो यदि दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका, इसी चीज को हम लिख सकते हैं u स्क्वायर बराबर ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर के बराबर होगा। और यही चीज यहां पर है। तो यहां से इस कैलकुलेशन से, इन बातों से हमें यह पता चला कि ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर को हम u स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो लिखें तो क्या आ जाएगा, P इजिकल टू 1/3 m अपॉन v और साथ में हमारा क्या आ गया, u स्क्वायर के बराबर आ गया। इसको ऐसे लिख लिया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे को क्या पता चल गया, दाब पता चल गया। लेकिन किसका, केवल एक अणु का। यदि एक अणु का दाब इतना है, केवल एक सिंगल अणु का, तो n अणुओं का दाब क्या होगा, इसका n गुना हो जाएगा। तो लिखते हैं, क्योंकि एक अणु का दाब है, लिखते हैं यह एक अणु द्वारा लगाया गया दाब है। तो अतः n अणुओं द्वारा लगाया गया दाब हम निकालेंगे तो केवल इसकी क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। काफी आसान काम है, बस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मान आ जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने कैलकुलेट किया कि किसी एक अणु द्वारा हम कह सकते हैं दीवार पर लगाया गया जो दाब है वो हमारा निकल के आया P इजिकल टू 1/3 m u स्क्वायर अपॉन v। अब यदि एक अणु के द्वारा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि यह एक अणु द्वारा लगाया गया है अतः इसको लिख सकते हैं पहले अणु द्वारा P1 बराबर 1/3 m u स्क्वायर अपॉन v। तो यदि गैस में n अणु हो तो सबके द्वारा दाब लगाया जाएगा, तो कुल दाब कितना होगा, तो लिखते हैं अतः n अणुओं द्वारा लगाया गया कुल दाब P इजिकल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn के बराबर होगा। वैल्यूज रखें, P इजिकल टू P1 का मान 1/3 m, पहले अणु का वेग u1, ये यहां पर u1 आ जाएगा, u1 स्क्वायर और बटे v क्या हो गया, आयतन। दूसरे अणु के द्वारा 1/3 m u2 स्क्वायर बटे v। इसी प्रकार nवें के द्वारा क्या होगा, 1/3 m
UN स्क्वायर बटे क्या आ गया V। जहां M क्या है, M हम कह सकते हैं वह एक अणु का क्या है, द्रव्यमान है, क्योंकि ये आदर्श गैस है तो इसके सब अणुओं के द्रव्यमान क्या होंगे, समान होंगे। V क्या है, वो घन था जिस पर कि ये गैस भरी हुई थी, उसका आयतन तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए हम कुल दाब को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें कॉमन है, P इजिकल टू 1/3 ये कॉमन है, साथ में मल्टीप्लाई M/V ये भी कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस UN के बराबर आ गया, तो ये इसके बराबर आ गया। अब थोड़ा इस पे आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारा होता था, आपको ध्यान हो इससे पहले अभी मैंने वर्ग माध्य मूल वेग आपको समझाया था, 3 वेगों की बात करी थी, एक बहुसंख्यक वेग गैस के अणुओं का, एक माध्य वेग होता था औसत वेग, और तीसरा होता था जिसे हम कहते थे वर्ग माध्य मूल वेग। तो उस पर यदि आप ध्यान दीजिए तो हम जानते चूंकि V उसको U से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह URMS बराबर होता था अंडररूट, ये होता था U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 UN स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अणुओं की संख्या n, इसके बराबर होता था। तो यदि दोनों का वर्ग कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं URMS वर्ग माध्य मूल वेग का वर्ग बराबर हो जाएगा U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस UN स्क्वायर बटे किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो इसका अर्थ है U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर UN स्क्वायर, यहां पर प्लस डॉट 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 आपको करना है, इसकी यहां गुणा कर दें तो यह आ जाएगा n मल्टीप्लाई URMS का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस UN स्क्वायर के बराबर होगा। तो U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 UN स्क्वायर का मान n गुणा URMS के स्क्वायर के बराबर होगा। ये मान इस समीकरण में लगते हैं, तो मान रखें, तो मान रखते हैं, ये मान लेते हैं समीकरण, अब हमें ध्यान नहीं है पीछे कौन सी समीकरण थी, ये समीकरण 4 है, तो लिखते हैं समीकरण 4 में मान रखने पर, तो मान रखें तो क्या आ जाएगा, P इजिकल टू 1/3 ये M/V और साथ में इस पूरे का मान किसके बराबर आ जाएगा, n गुणा URMS का स्क्वायर, या गया n इंटू URMS का स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, आदर्श गैस के अणुओं द्वारा जो दाब आरोपित किया जाता है दीवारों पर, उसका मान इसके बराबर होगा। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, क्योंकि हमें अणुओं की गतिज ऊर्जा कैलकुलेट करनी है प्यारे बच्चों, तो हम V की यहां मल्टीप्लाई कर दें तो लिख सकते हैं PV इजिकल टू 1/3 MN URMS का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ये मान लेते हैं, ये वाली हमारी समीकरण है, ये 4 थी, ये मान लेते हैं 5। अब फिर से हम दोबारा से चलते हैं आदर्श गैस के अणुओं की तरफ। आदर्श गैस के अणुओं का जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं, वो होता है 1/2 K इजिकल टू 1/2 MV स्क्वायर। तो यहां पर लिख रहे हैं आदर्श गैस के एक अणु की गतिज ऊर्जा, तो वो हो जाएगा K1 इजिकल टू 1/2 M V1, V की जगह क्या लेना है U, क्योंकि वेग हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, U1 स्क्वायर इसके बराबर होगी। तो लिखेंगे अतः सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा, सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, K इजिकल टू K1 प्लस K2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने अणु है n, तो क्या आ जाएगा Kn आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करें, K इजिकल टू K1 का मान 1/2 M U1 स्क्वायर, K2 का मान 1/2 M U2 स्क्वायर, और ऐसी Kn का मान 1/2 M UN स्क्वायर के बराबर होगा। इन सब में क्या कॉमन है, 1/2 M, तो क्या आ जाएगा U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस UN स्क्वायर, इसके बराबर। यहां पर हमने मान निकाला था U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस UN स्क्वायर n गुणा URMS स्क्वायर के बराबर था, तो वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे 1/2 M गुणा, साथ में क्या आ जाएगा कैपिटल N, और साथ में आ जाएगा URMS का स्क्वायर, ये क्या आ गया,
अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा आ गई आदर्श गैस के अणुओं की, जो हमने एक घन के अंदर बंद करी हुई थी, जिसका आयतन कितना था, v था। ये हमने यहां पर लिखा हुआ है, इसका आयतन कितना था, v था। तो ये हमारी होगी समीकरण 6। हमें तो अणुओं की क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा ही निकालनी है ना। ये गतिज ऊर्जा किसकी है, काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे n अणुओं की है। आदर्श गैस के अणुओं की संख्या क्या है, कैपिटल N, उसकी गतिज ऊर्जा है। तो अब लिखते हैं समीकरण 5 में या समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग देते हैं, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो लिखते हैं समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देने पर तो भाग दीजिए, क्या आएगा। तो ये हमारा था k समीकरण 5 में, ये pv नहीं, हमने 6 में 5 का भाग देना है, 6 में 5। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए, इसलिए k अंश में चाहिए। तो ये आ गया k बटे काइनेटिक एनर्जी बटे इसका बायां पक्ष क्या आ गया, pv इजिकल टू इसका दाएं पक्ष है 1/2 mn और साथ में आ गया urms का स्क्वायर बटे pv का सामने क्या है 1/3 mn और urms का स्क्वायर, urms का स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे mn urms स्क्वायर से ये पूरा पद नीचे वाला कट जाएगा। तो क्या आ गया k/pv, ये 3 ऊपर 2 नीचे, 3/2 के बराबर आ गया। और यहां से हमें पता चला k इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 pv के बराबर होगी। तो आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के लिए हमें व्यंजक मिल गया, k बराबर 3/2 pv के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, भले ही लेंथी है, एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, यदि आप इसे ध्यान से समझेंगे तो इतना मानने निकल गया। अब हमें इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई क्या करना है, हम जानते हैं चूंकि आदर्श गैस समीकरण होती है, आदर्श गैस समीकरण बराबर होता है pv बराबर होता है nRT, जहां n क्या होती है, मोलों की संख्या। तो ये लिखें यदि n बराबर 1 हो, यानी कि मोलों की संख्या 1 हो, तो क्या आ जाएगा, pv बराबर RT के हो जाएगा। और ये हमने 6 तक बनाई थी, मान लेते हैं ये समीकरण है 7। तो लिखते हैं समीकरण 7 से, तो समीकरण 7 में मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, k इजिकल टू अणुओं की गतिज ऊर्जा बराबर 3/2 RT के बराबर आ गया। ये निकल गया। ये क्या है, 1 मोल अणुओं की, 1 मोल अणुओं की गतिज ऊर्जा, क्योंकि n का मान 1 रखा है इसमें, तो 1 मोल अणुओं की आ गई। तो मैं कहूं एक अणु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 1 मोल में कितने होते हैं, अवागाद्रो नंबर के बराबर, तो जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः एक अणु की गतिज ऊर्जा के बराबर 3/2 RT अपॉन Na, जहां Na क्या है, अवागाद्रो संख्या है, 6.023 गुणा 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है, ये इसके बराबर आता है। अब इसको भी थोड़ा, ये भी हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है, जहां पर k अणु की क्या है, गतिज ऊर्जा, एक अणु की गतिज ऊर्जा R गैस नियतांक, T टेम्परेचर ताप और Na अवागाद्रो संख्या है। अब हम जानते हैं चूंकि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है Kb, वह बराबर होता है गैस नियतांक R बटे अवागाद्रो संख्या Na के बराबर। तो यदि R/Na की जगह Kb रख दिया जाए तो ये वाला फार्मूला हमारा आ जाएगा, k इजिकल टू 3/2 Kb इंटू T के बराबर, जहां Kb लिख भी लेते हैं, जहां Kb क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक के बराबर है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, किसी आदर्श गैस के अणुओं के लिए गतिज ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हैं। या सीधी सीधी एक बात हमारे को दिखाई दे रही है कि जो T है, टेम्परेचर है, आदर्श गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर डिपेंड होती है, टेम्परेचर T पर डिपेंड हो रही है। T का मान बढ़ाओगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और किसी बात पर निर्भर नहीं कर रही है। अणुओं का हम कह सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान कितना है, गैस कौन सी है, गैस का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास कितना है, इस बात पर निर्भर नहीं कर रही है। क्या चीज, गतिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा इस बात पर निर्भर नहीं कर रही है। गतिज ऊर्जा इस बात पर निर्भर कर रही है कि सीधे ताप क्या है, ये ताप के अनुक्रमानुपाती है, क्योंकि kb और 3/2 ये दोनों की दोनों चीजें क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती है ताप, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दो चीजें समझी कि एक तो हमने स्टार्टिंग में यह बताया कि जब किसी गैस के अणु किसी गैस का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है या गति बढ़ती है, और उस गति को हम तीन रूप से प्रदर्शित करते थे। एक बहुसंख्यक गति, जिसे हम v या u m v से mp से रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड, हम औसत वेग से प्रदर्शित करते थे, और तीसरा करते थे वर्ग माध्य मूल वेग से। दूसरी डेरिवेशन में हमने इस क्लास के यह समझा कि गैस के अणुओं का हम क्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने ये डेरिवेशन देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्यारे बच्चों। इसके जितने मैंने बॉक्स के अंदर ये बनाए हैं, ये सारे फार्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे आपको, तो इसको ध्यान से आपने हल करना है। एनसीईआरटी में ये डेरिवेशन नहीं था, लेकिन हमें लगा ये इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप यहां तैयार करते हैं तो फिजिक्स में भी तैयार करता होता है ये आपका, और फिजिक्स में तैयार करते हैं तो ये आपका केमिस्ट्री में भी तैयार हो जाता है। दोनों जगह सेम डेरिवेशन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे जरूर करिएगा। यदि कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।